हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों कंप्यूटर के बारे में, जिसके अंदर से अपन देख चुके थे एमएस वर्ड अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे साथियों अपन एमएस एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले बात की जाए जो एमएस एक्सेल होता है ना, ये क्या होता है साथियों, इसमें से याद रखना यह एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या साथियों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इतना ही आपको याद रखना है। दूसरा बात करें साथियों, तो आपको यहाँ पर रन कमांड पूछ सकता है। ठीक है, रन कमांड आपको क्या बतानी है साथियों, यहाँ पर बतानी है एक्सेल बतानी है। ठीक है। दूसरा बात करें, बहुत बार पूछा जाता है और एग्जामिनर का फेवरेट है, जिसका नाम बोल सकते हो एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन, इसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट XLX होता है। और साथ ही बात करें तो दूसरा कौन सा होता है साथियों, डॉट XLSX होता है। ये दो चीज़ें हैं, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है इनका एक्सटेंशन कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। मुख्य रूप से ये दो होते हैं, वैसे देखा जाए ना तो दो तीन और होते हैं, मैं लिखा देता हूँ उनको साथियों, कभी कभार पूछ लेता है। डॉट XLXM होता है। और दूसरा बात करें तो कौन सा होता है साथियों, डॉट XLTM होता है। ये चार एक्सटेंशन होते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो डॉट XLS ये पूछा जाएगा, और दूसरा जाता है डॉट XLSX वाला, यही पूछा जाता है, लेकिन नीचे वाले कभी कभार पूछ लेता है, तो याद रखना। बाद में बात करें साथियों एक्सटेंशन के बाद में आता है एक फाइल नेम, आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, फाइल नेम। फाइल नेम इसका क्या होता है साथियों, बुक 1 होता है। क्या होता है, बुक 1 के नाम से इसका फाइल नेम आता है। ठीक है। दूसरा बात करें साथियों तो डिफ़ॉल्ट सीट, किसके बारे में बात करें, डिफ़ॉल्ट सीट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती हैं साथियों, 3 होंगी। कितनी होंगी, 3 होंगी डिफ़ॉल्ट सीट, याद रखना। और बात करें जो एक्सेल का जो मुख्य कार्य होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं मुख्य कार्य। इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, गणना करना। क्या होता है, गणना करना, या फिर लिख सकता है कि कैलकुलेशन करना इसका होता है। इसका वर्किंग एरिया आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है साथियों, वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया क्या होता है कि सीट में काम किया जाता है। ठीक है, वर्किंग एरिया सीट होता है। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, याद रखना, जो एक्सेल के बारे में है। अब बात करते हैं साथियों कि जो MS एक्सेल का जो पहला वर्जन आया था, कब आया था, उसके बारे में बात करते हैं। देखो कि साथियों जो एक्सेल का पहला वर्जन बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, एक्सेल का प्रथम वर्जन। प्रथम वर्जन कब आया था साथियों, इसका नाम था, पहले तो नाम याद रखना है कि नाम क्या था, एक्सेल 2.0 नाम था। क्या था, एक्सेल 2.0 नाम था। ये आता है साथियों 19 नवंबर की बात है, 19 नवंबर 1990 को पहला वर्जन आता है एक्सेल का। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होता है एक्सेल का, उसी के बारे में बात करते हैं। 4-5 बॉक्स आपको बनाने हैं साथियों। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो जाता है। पहले वाले में क्या आ जाता है, सेल आ जाता है, सेल के बाद में सीट आ जाती है, और सीट के बाद में क्या आ जाता है साथियों, यहाँ पर से आ जाता है बुक आ जाती है, और बुक के बाद में क्या जाता है, इधर एक और आ जाता है, लास्ट में आपका एक्सेल का निर्माण हो जाता है। इतना ही आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या आएगा साथियों, सेल आएगा। ठीक है, सेल के बाद में क्या आएगा, सेल से मिलकर सीट का निर्माण होगा, और सीट से मिलकर किसका निर्माण होगा साथियों, बुक का निर्माण होगा, और बहुत सारी बुक का मिलकर के बाद में किसका निर्माण होगा, एक्सेल का निर्माण होगा। इतना ही आपको याद रखना है। कभी कभार ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में अपन बेसिक लिख लेते हैं साथियों। जो सेल होता है ये क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो, यह रो व कॉलम का, रो और कॉलम का क्या होता है साथियों, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इतना ही आपको याद रखना है। दूसरा बात करें अपन सीट के बारे में, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, वर्क सीट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्क सीट बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं वर्क बुक के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों।
ठीक है, वर्क बुक। ये अन्य नाम है, थोड़ा सा याद रखना, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब साथियों अपन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि डिफ़ॉल्ट रो हाइट कितनी होती है। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? डिफ़ॉल्ट रो हाइट के बारे में, रो हाइट। ठीक है, तो कितनी बतानी है साथियों? यहाँ पर अपन लिखते हैं, देखो इस प्रकार से, इससे ज़्यादा समझ पाओगे आप। यहाँ पर आपने एक रो बनाया, ठीक है, कितनी बतानी है? 15 पॉइंट बतानी है। ठीक है, 15 पॉइंट का मतलब क्या होता है कि यह 1 इंच का 5वां हिस्सा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो 15 पॉइंट्स होती है। ठीक है, और क्या लिखोगे इसके बारे में? यह 1 इंच का, 1 इंच का कौन सा 5वां भाग होता है, 5वां हिस्सा होती है। ठीक है, अब बात करें साथियों, जो 15 पॉइंट्स है ना, 15 पॉइंट्स किसके बराबर होते हैं साथियों? 20 पिक्सल्स के बराबर होती है। इतना ही आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम रेंज ऑफ रो के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैक्सिमम रेंज ऑफ रो। मैक्सिमम रेंज ऑफ रो के बारे में बात करें साथियों तो कितनी होती है? तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से अपने एक रो बना लेते हैं, जिससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा साथियों। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो अपन बाय डिफ़ॉल्ट लिख लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी बतानी है आपको? 15 बतानी है साथियों। कितनी बतानी है? 15 बतानी है। यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे? ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। और बाय डिफ़ॉल्ट के बारे में बात करें साथियों, यहाँ पर जो मिनिमम होती है, मिनिमम जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 409 तक होती है। कितनी होती है? 409 तक होती है। अगर आपको 0 नहीं दिया रहता है तो आपको 1 दिया रहेगा। इतना ही आपको याद रखना है। देखो थोड़ा सा और बता देते हैं अपन, जिसके बारे में जैसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो क्या होती है साथियों? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो होती है, एक रो की हाइट होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रो की क्या होती है? विड्थ होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको किसके बारे में पता चल गया होगा? रो के बारे में पता चल गया होगा सारी चीज़ें। अब जो नेक्स्ट है वो बात करते हैं साथियों कॉलम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? कॉलम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी होती है। क्या बात करेंगे अपन? डिफ़ॉल्ट साइज़। ठीक है, डिफ़ॉल्ट साइज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी बतानी है साथियों? देखो आपके पास में इस प्रकार से एक कॉलम आ गया। ठीक है, यहाँ पर बतानी है आपको 8.43 कैरेक्टर बतानी है। ठीक है, कितने बतानी है? ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, और रेंज बात करें, रेंज रेंज कितनी बतानी है? 0 से लेकर 255 बतानी है। कितनी बतानी है? 255 बतानी है। ये मिनिमम होती है और ये मैक्सिमम होती है, और इनको करेक्टर में मापा जाता है। ये भी याद रखना साथियों, जैसे एक रो के अंदर से, एक कॉलम के अंदर से 255 करेक्टर होने के बाद में वहाँ पर से उसकी जो लिमिट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, अब बात करें साथियों, जो ये है ना, पहले तो अपने इसको लिख लेते हैं, किसके बारे में, किस में मापा जाता है? ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। कितनी होती है? 8.43 करेक्टर्स होती है। ठीक है, अब बात करें साथियों, इसको किसके इक्वल माना जाता है? इसको 64 पिक्सल के इक्वल माना जाता है। इतना ही आपको याद रखना है। तो ये बेसिक चीज़ें थी साथियों। अब बात करते हैं, देखो मैक्सिमम हेडर एंड फुटर की जो करेक्टर संख्या होती है वो भी कितनी होती है? वो याद रखना, 255 होती है। कितनी होती है? 255 होती है। या किस में? मैक्सिमम हेडर एंड फुटर की। ठीक है, हेडर एंड फुटर की, फुटर की करेक्टर संख्या कितनी होगी? याद रखना, 255 होती है। सेल के अंदर से जो कंटेंट की रेंज होती है वो भी कबार कबार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे साथियों? तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सेल के अंदर, सेल के अंदर कंटेंट, कंटेंट रेंज,
कितनी बतानी है साथियों कंटेंट रेंज? तो बतानी है आपको 32,767 कैरेक्टर आपको बतानी है। आगे बात करें तो एक लाइन में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक लाइन में कितने कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। तो कितने कैरेक्टर हो सकते हैं साथियों, याद रखना एक लाइन के अंदर से 256 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 256 हो सकते हैं। और एक सेल में अधिकतम लाइन की संख्या है वो कितनी हो सकती है? वो 253 हो सकती है। यहाँ पर क्या लिखोगे कि एक सेल में मैक्सिमम लाइन की संख्या कितनी हो सकती है साथियों? 253 हो सकती है। इनसे सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और बात करें साथियों तो यहाँ पर आ जाता है कि एक वर्ड है, उस वर्ड के अंदर से जो मैक्सिमम कलर की संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखना 16 मिलियन हो सकती है। यहाँ पर क्या लिखोगे कि एक वर्ड में मैक्सिमम कलर की संख्या कितने बतानी है? 16 मिलियन बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपसे कलर पूछ लिया तो अगर स्टाइल भी पूछ सकता है तो ये भी लिख लो फिर कि सेल में अधिकतम स्टाइल कितनी हो सकती है, कितनी होगी? तो कितनी बतानी है आपको साथियों? तो यहाँ पर याद रखना, वो याद रखनी है 65,490 याद रखनी। अब एक चीज़ और बच जाती है साथियों, जो अंडू लेवल मैक्सिमम कितना हो सकता है साथियों? उसी के बारे में बात करें तो 100 टाइम हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ लिख दिया उसको आप 100 टाइम तक पीछे जा सकते हो, उसके बाद में नहीं जा सकते। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अगर आपको एक फ़िल्टर में प्रदर्शित होने वाले आइटमों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी बतानी है साथियों? तो वो बतानी है आपको 10,000। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो कि एक फ़िल्टर में प्रदर्शित होने वाले मैक्सिमम आइटम्स की संख्या कितनी बतानी है? 10,000 बतानी है साथियों। जैसे आपने कोई फ़िल्टर लगाया कि मेरे को इस रेंज तक ये चीज़ें दिखानी चाहिए, तो वो वहाँ तक आपको लगभग 10,000 आइटम्स ही दिखाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा साथियों। दूसरा बात करते हैं कि फाइल के नेम में कैरेक्टर कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो फाइल के नेम में कैरेक्टर कितने कैरेक्टर बताने हैं साथियों? कैरेक्टर के बारे में बात करें तो आपको 218 कैरेक्टर बताने हैं। कितने बताने हैं? 218 कैरेक्टर बताने हैं। ये भी पाथ के साथ में है, और बहुत सारे जो बुक्स आप पढ़ोगे उसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर लिख सकते हो, बुक्स में दिया गया है। कितना दिया गया है साथियों? 255 कैरेक्टर दे रखा है, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिस करके देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अगर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की जो अधिकतम साइज़ कितनी हो सकती है, तो वो याद रखना 8,192 कैरेक्टर हो सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे साथियों कि फॉर्मूला की मैक्सिमम साइज़ कितने बतानी है? आपको याद रखना 8,192 कैरेक्टर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें साथियों, जैसे आपने किसी भी उसमें शीट के अंदर से काम किया है और कहाँ तक काम किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक शॉर्टकट की ज़रूरत होती है। उस शॉर्टकट की को अपन बोल सकते हैं कि Ctrl+End का यूज़ करके लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे साथियों? देखो यहाँ पर लिखो कि कंटेंट लिखे अंतिम सेल के लिए शॉर्टकट की, ठीक है। शॉर्टकट की क्या बतानी है साथियों? यहाँ पर लिखो
इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस का एंड होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस का एंड होती है। ये याद रखना, इसकी शॉर्टकट की कभी कभार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि लास्ट कॉलम पे पहुंचने के लिए, किसके लिए? लास्ट कॉलम पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट की अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी बतानी है? कंट्रोल के साथ में कौन सा दबाना है साथियों? यहाँ पर बात करें तो ये आ जाता है राइट साइड की तरफ से एरो वाला आपको यूज करना है। दूसरा बात करें साथियों कि लास्ट कॉलम है वो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना एक्स एफ डी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर पहुँचने के लिए। ठीक है, ये तो कॉलम की बात हो गई। अगर बात की जाए लास्ट रो की, लास्ट रो पे पहुंचने के लिए शॉर्टकट की कौन सा यूज़ दबाओगे साथियों? तो यहाँ पर याद रखना कि कंट्रोल के साथ में डाउन एरो वाला आपको यूज़ करना है। ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हो। और ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट रो कितना होता है, तो याद रखना एक शीट के अंदर से कितना है? 10,48,576 रो होते हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए और जो ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है ना, उसको अपन क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट के साथ में F10 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि जो रिबन शॉर्टकट है ना, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। देखो यहाँ पर बात करें रिबन के बारे में, रिबन शॉर्टकट की के लिए बात करते हैं। तो देखो क्या बताना है आपको, अल्ट दबाना है, अल्ट के साथ में F10 दबाना है। ये दोनों चीज़ें ये अलग है, इनसे दोनों शॉर्टकट की का यूज़ हो सकता है। और इसको क्या कहते हैं साथियों? की टिप्स भी कहलाती हैं, याद रखना। अब बात करते हैं जैसे कंट्रोल 1 से लेकर कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5 का यूज़ किया जाता है, उनके बारे में। तो देखो साथियों, सबसे पहले कंट्रोल आपको 1 दबाना है। अगर कंट्रोल आपने 1 दबाया तो आपके पास में क्या ओपन होगा? ठीक है, कंट्रोल प्लस 1 का जो यूज होता है ना साथियों, तो इसके बारे में लिखो आप कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल 1 हो गया। दूसरा इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि कंट्रोल 2 या फिर कंट्रोल 2 का यूज होता है साथियों, इसका यूज़ कहाँ पर होगा? जो बोल्ड होता है उसको रिमूव करने के लिए। क्या लिखोगे यहाँ पर कि बोल्ड को हटाने के लिए। इनसे सीधा सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें लिखा रहा हूँ। अगर बात करें कि कंट्रोल है आपके साथ में, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देना साथियों। ठीक है, कंट्रोल आ गया और कंट्रोल के साथ में आपको क्या यूज़ करना है? अगर 3 यूज़ करना है, इसका यूज़ कहाँ करोगे साथियों? यहाँ पर से इसका यूज़ होता है कि इटैलिक को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर बात करें कंट्रोल 4 का यूज़ कहाँ पर करोगे साथियों? यहाँ पर आ जाता है कि जो अंडरलाइन है ना, उसको हटाने के लिए। किसका? अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इतना याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा आ जाता है साथियों कि कंट्रोल है और कंट्रोल के साथ में आपको 5 यूज़ किया आपने, तो क्या होगा? जो स्ट्राइक थ्रू आपने लगाया ना, उस स्ट्राइक थ्रू को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि जो भी शब्द आपने लिखा है उस शब्द को क्या किया जाता है, जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया, ये नाम मैंने लिखा और इसके अंदर से मैंने स्ट्राइक थ्रू लगा रखा, तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि इस शब्द को इसने बीच से काट रखा है, ये स्ट्राइक थ्रू होता है। और इसको हटाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हो कि इसको हटाने के लिए यूज होता है।
यूज होगी। या फिर इसको बोल सकते हो कि स्ट्राइक थ्रू को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।